हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखियो, आज जो अपना टॉपिक है अपन स्टार्ट कर रहे हैं श्वसन तंत्र, इट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, मैंने आगे आपको टॉपिक पढ़ाया था पाचन तंत्र। क्या पढ़ाया मैंने आपको? पाचन, डाइजेशन, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि अपने अंदर जब भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर जो तत्व होते हैं, इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स, उनका अवशोषण आप किस प्रकार से करते हैं, उनका पाचन किस प्रकार से होता है। तो वो मैंने बात कर ली थी आपके पाचन के अंदर। आज जो बात करने वाला रेस्पिरेशन, ये चैप्टर, ये टॉपिक जो रेस्पिरेशन है वो वाला और डाइजेशन जो मैंने पढ़ा है, ये एक दूसरे क्या है, मिले हुए होते हैं। मतलब मिले हुए मतलब क्या कहना चाहूँगा, अपन जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में अपन क्या ले रहे थे? कार्बोहाइड्रेट। क्या ले रहे थे? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। अब ठीक है, अब को जो उस कार्बोहाइड्रेट से हमको जो ग्लूकोज मिली है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना। जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीजन होगा, अब ऑक्सीजन क्या होता है सर? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी खाद्य पदार्थ का अपघटन होना या पाचन होना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन होगा, और जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीजन होगा तो उससे हमको क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। तो यही होता है आपका श्वसन। आपका समझते श्वसन के बारे में आप समझ रही हो कि सर गैसों का आदान प्रदान, O2 को लेना और CO2 बाहर छोड़ना, यही क्या होता है श्वसन? नहीं, ये फॉर्म जो है ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फॉर्म अलग होती है। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो कुछ अलग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा कि श्वसन कहते कैसे। तो देखिए, तो देखिए, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण मतलब अपन भोजन के दौरान जो भी पदार्थ अपन अंदर ले रहे हैं उसका क्या होना? ऑक्सीकरण। और उसका ऑक्सीकरण से हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा। उसी ऊर्जा को प्राप्त होने की जो क्रिया है, ऊर्जा को नहीं बल्कि ऊर्जा प्राप्त होने की जो रिएक्शन या जो मैकेनिज्म है या जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। अब देखो, मैंने आपको या आपको पता ही है, श्वसन का अपन जो मतलब लेता है, O2 को तो क्या लेना? अंदर लेना, और CO2 का क्या करना? बाहर छोड़ना। यही होती है श्वसन क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इन दोनों गैसों का क्या करना? आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। अब देखो, मैंने आपको डेफिनेशन बताई ये अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन को इस डेफिनेशन पढ़ना है, क्योंकि केमिकल रूप से या बायोकेमिकल रूप से डेफिनेशन ये कहलाएगी। अब मैंने बताया का भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन करना, तो सर जो मैंने बताया मेथड, इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ। जैसे भोज्य पदार्थ आपने ले लिया कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। अब क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के लिए खास बात है कि ऑक्सीजन क्रिया हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल ले लिए अपने? 6। कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 6। तो 6 मॉलिक्यूल है। जैसे इस ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो क्या बना? 6 अणु CO2 प्लस 6 अणु H2 बने, प्लस 38 ATP का निर्माण हुआ। क्या बना? 38 ATP। और मैंने आपको बोला कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अब ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त कहाँ पर हुई है? यहाँ पर जो ऊर्जा मिली है वो कौन सी है? ये ATP। ये क्या है? ऊर्जा है। H2 क्या बेटा? ये जल है। और ये क्या होता है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये क्या है? ये है ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, प्लस ये क्या है? ये है आपका भोज्य पदार्थ जिसको अपन कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है ना। तो इस
इसके अंदर इस पूरी क्रिया के अंदर ग्लूकोज का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन उपस्थिति में, जिससे हमको 38 ATP मिली। अब 38 ATP में जो हमको जो ऊर्जा मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, ATP के फॉर्म में मिल रही है। किस फॉर्म में मिल रही है, ATP के फॉर्म में मिल रही है। अब प्लस आप बताओगे सर ATP का मतलब क्या होता है, तो ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। अब मैंने आपको जो रिएक्शन बताई है, इस रिएक्शन को अपन थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। ये रिएक्शन अपन जो भी रिएक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर करते हैं तब, तो इनकी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब तीर के इस तरफ वाले जो पदार्थ कहलाते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इस तरफ वाले कहलाते हैं प्रोडक्ट। इट मीन हिंदी में कहेंगे इनको अभिकारक और इसके कहेंगे उत्पाद। तो इनके अंदर जो अणु की जो संख्या होती है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस। क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो देखो अपन कहते हैं बैलेंस है कि नहीं है। देखो इसके अंदर कौन कौन से है, एक तो कार्बन दिख रहा है आपको, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 × 2 12 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। कुल मिला कितने हो गए, ऑक्सीजन 18 हो गए। अब ये जो अभिकारक के अंदर अणुओं की जो संख्या है वो की अणु की संख्या आपको उत्पादन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या कह जाएगी, बैलेंस। अगर ऐसा नहीं है तो हमको इनको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी C है, H है, O है। देखो यहाँ पर भी C कितना है 6, लेकिन यहाँ पर ये 2 है वो ऑक्सीजन का न कि इसका। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, कार्बन की संख्या हो गई 6, हाइड्रोजन की संख्या देखो बड़ा, हाइड्रोजन यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल 2 है और 6 इसके पूरे के मॉलिक्यूल है। तो 6 का गुना 2 से क्या है, 6 × 2 12 आपके हो गए हाइड्रोजन। बचे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2 ये, इसका 6 से क्या, तो 6 × 2 12 और 12 और ये 6 कितने हो गए 18। अब देखिए यहाँ पर कार्बन यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18। इस प्रकार दोनों तरफ अणु की संख्या क्या बराबर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, एकदम संतुलित है। चलो ये तो मैंने आपको, वैसे हमको इसके अंदर पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ जाए इसको किस प्रकार से बैलेंस करना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सब्सटेंस के अंदर। सब्सटेंस की जो क्रिया है वो क्या है, सब्सटेंस क्रिया एक जैव रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, बायोकेमिकल इक्वेशन। अब बायोकेमिकल क्यों है, क्यों बड़ा, इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन किसकी है, केमिकल की है। और बायो मतलब इसके अंदर ये हमारे किस काम में आती है, अपने जीविका काम में आती है, इसलिए इसको कहते हैं जैव रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट के अंदर है ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी होती क्या है, अभिक्रिया जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक अभिक्रिया ऐसे होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरी होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऐसी क्रिया जिसके अंदर ऊष्मा क्या हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही हो। मतलब कोई भी बताते हैं वो बाहर की ऊष्मा लेकर अगर ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी। लेकिन अगर किसी भी क्रिया के अंदर ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है तो उसको कहेंगे अपन ऊष्माक्षेपी। तो देखो भोज्य पदार्थ श्वसन जो क्रिया है इस क्रिया में वो क्या रहता, जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन उपस्थिति में हुई तो इसने ऊर्जा को इसने बाहर निकाला है। क्या निकाला है, बाहर। इसलिए इसको काम ने ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी के फॉर्म में। ये आप जरूर बात ध्यान रखना, क्योंकि अंदर कभी कभी एटीपी की जगह एडीपी हो सकता है। तो एडीपी और एटीपी में फर्क है। एडीपी मतलब डाइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 होंगे, और एटीपी मतलब यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने 3 है, ठीक है ना। प्लस ये जो क्रिया है श्वसन क्रिया, ये श्वसन कौन सा होता है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायवीय श्वसन है। अब देखिए श्वसन क्रिया वापस 2 टाइप की होती है, एक तो होता है एरोबिक, एक होते हैं अनारोबिक। मतलब एक होता है वायवीय, दूसरा होता है अवायवीय। अपन जो पढ़ रहे हैं वायवीय, क्यों कि इसके अंदर भोज्य पदार्थ का जो ऑक्सीजन हो रहा है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है। अगर किसी भी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे कहेंगे वायवीय, इट मीन्स एरोबिक, ठीक है ना।
और अगर किसी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण अगर बिना O2 के पर्जन में हो रहा है, मतलब O2 वहाँ पर पर्जन नहीं है और फिर भी उसका ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको कहेंगे अवायवीय। लेकिन अवायवीय जब भी होगा तो उसके अंदर ये न बनकर वहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। और वहाँ पर CO2 निकलेगी, बस वहाँ पर जो एनर्जी निकली है वो बहुत ही कम निकलती है, लगभग 2 ATP, ठीक है ना। चलिए तो देखिए आपको यहाँ पर अपने श्वसन तंत्र का, मानव श्वसन तंत्र का ड्रॉ दिख रहा है। तो अपन अब समझने का प्रयास करेंगे ड्रॉ के द्वारा। देखिए मैं से तो आपको लगभग डेफिनेशन में थ्योरी में बता दूंगा, लेकिन अगर आप ड्रॉ से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो देखिए यह हमारा श्वसन तंत्र है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है मुख के द्वारा। श्वसन लेने को जो मार्ग है वो 2 है, एक तो हमारा माउथ है और दूसरा है नासा द्वार, ठीक है ना। तो अपने अंदर या अपने बॉडी के अंदर जो वायु इकट्ठा का होती है वह कहाँ होती है, फेफड़ों के अंदर। क्या होती है, फेफड़े के अंदर। अब फेफड़ों में वायु जाती कहाँ से है, दोनों के जो द्वार है वो 2 है, या तो बाय माउथ या बाय नोज, या तो मुख के द्वारा जाएगी या नासा के द्वारा। अब दोनों के अंदर फर्क होता है। फर्क ये होता है, देखो बड़ा, अगर मुख के द्वारा वायु अंदर जा रही है तो उसके अंदर क्या होगा, उस मुख के द्वारा जो वायु अंदर जा रही है उसके अंदर बहुत सारे अशुद्धियाँ जाने का खतरा होता है, उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया वो भी साथ में चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई वायु नासा के द्वारा ले रहा है या नासा के द्वारा जो ली गई वायु होती है वो कैसे होती है, स्वच्छ वायु होती है और शुद्ध वायु होती है। क्यों, क्योंकि इस नासा द्वार के अंदर आगे जाकर होती है नासा गुहा, क्या होती है, नोज कैविटी। नोज कैविटी में 2 संरचना होती है, एक तो होती है श्लेष्मा, क्या होती है, श्लेष्मा, इट मीन्स म्यूकस होता है, और दूसरा होता है इसके अंदर सूक्ष्म रोम, जिसको कहते हैं पक्षमाभि। क्या कहते हैं, पक्षमाभि। अब जो श्लेष्मा होता है उस श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा क्या निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, म्यूकस निकलता है। अब म्यूकस क्या करता है, जैसे ही जो वायु बाहर से एंटर यहाँ हो रही है तो इस वायु के अंदर बहुत सारे धूलिकण होते हैं, बहुत सारे जम्स होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, इट मीन्स परागकण होते हैं। तो वो भी अगर हमारे इसी के द्वारा, अगर हमारे ट्रैकिया द्वारा फेफड़ों में जाएंगे तो हमारे फेफड़ों के अंदर यहाँ पर जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छेद होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाएंगे। और ब्लॉक हो जाने से हमारे अंदर गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। मतलब जो वायु यहाँ पर जमा हो रही है वो सिर्फ फेफड़ों में रहेगी, फेफड़ों से आगे हमारे सभी ऑर्गन तक नहीं पहुँचेगी। तो उसको पहुँचने के लिए इस फेफड़ों के जो छेद है, उनके जो स्पोर है वो क्या होने चाहिए, खुले रहने चाहिए, ताकि हमारा गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो इसके लिए यहाँ पर नासा को हमें क्या है, म्यूकस है। और म्यूकस जैसे कोई वायु एंटर करती है तो उस वायु के अंदर बहुत सारे धूलिकण होते हैं, तो वो धूलिकण या जम्स है, बैक्टीरिया, वो उनको वहीं पर चिपका कर रोक लेती है, ताकि अंदर जो वायु है वो फिल्टर होकर वापस स्वच्छ जाए, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे यहाँ से नासिका गुहा आगे जगह खुलती है ग्रसनी के अंदर। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा ग्रसनी है, और ग्रसनी आगे क्या खुलती है, यहाँ पर एक बॉक्स आकर का संरचना होती है जिसको कहते हैं स्वर यंत्र, या इसको कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। अब देखो ग्रसनी है, तो ग्रसनी के मैंने आपको 2 भाग बताए थे। जब मैंने पाचन तंत्र पढ़ा था तब आपको मैंने ग्रसनी के 2 भाग बताए। ग्रसनी के 2 द्वार होते हैं, कौन कौन से, एक द्वार जिसको कहते हैं निगल द्वार, एक द्वार जिसको कहते हैं कंठ द्वार। तो निगल द्वार है वो आगे जाकर किसमें खुलता है, वो खुलता है आगे जाकर भोजन नली में। तो ये तो हमने पढ़ा लिया है। अब हम बात करते कंठ द्वार। कंठ द्वार आगे जाकर खुलेगा कंठ में, और कंठ आगे जाकर खुलेगा श्वास नली में। कहाँ खुलेगा, श्वास नली में। अब कंठ द्वार है तो वहाँ पर मैंने एक बताया था, एक वहाँ पर दरवाजा है जिसको कहते हैं एपिक्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिक्लोटिस, या इसको अपन बोलते हैं घाटी ढक्कन। अब देखिए होता क्या है, तो मैंने बताया जैसे वायु नासिका गुहा से ग्रसनी में एंटर करेगी, तो ग्रसनी में एंटर होते ही आपके द्वार कितने आते हैं, 2। निगल द्वार वो चला जाता है भोजन नली के अंदर, और अपना जो कंठ द्वार है वो आगे जाकर खुलेगा कंठ से। क्या खुलेगा, कंठ, और कंठ जाकर खुलेगा श्वास नली के अंदर, ठीक है। तो जैसे वायु अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर इसके 2 द्वार हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, 2। तो वायु जो होती है वो श्वास नली जाती है, तो जब वो भोजन करते हैं ना, तो भोजन का हिस्सा जैसे आपके इस गाड़ी ढक्कन में पड़ जाता है, इस गाड़ी ढक्कन के ऊपर जैसे गिरता है तो गाड़ी ढक्कन बंद हो जाता है। और बंद होने से क्या होता है, वो भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, और नहीं जाने से वो भोजन सीधा आपको भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो अपन का काम क्या है, अपना काम है श्वास नली, अपन को इसको नहीं पढ़ना है। तो देखिए अब जो श्वास नली है, तो मैंने बताया ये लैरिंग्स है, मतलब स्वर यंत्र इसको कहते हैं हिंदी में इसका नाम है स्वर यंत्र।
और ये वाला जो हिस्सा है स्वर्ण इंद्र के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं अपन श्वास नली। इट मीन्स ट्रैकिया। क्या कहलाता है? ट्रैकिया। अब प्रश्न आपका कहाँ से उठका था? प्रश्न उठकर आ जाएगा कि श्वास नली और ग्रसनी इन दोनों का संपर्क स्थल कौन सा है? श्वास नली और ग्रसनी इन दोनों का संपर्क स्थल कौन सा कहलाता है? लैरिंक्स। इट मीन्स स्वर यंत्र। तो इन दोनों का संपर्क स्थल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखना। लैरिंक्स के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा ग्रसनी कहलाएगा और लैरिंक्स के जस्ट नीचे वाला हिस्सा श्वास नली कहलाएगा। अब जो श्वास नली है इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। प्लस इस श्वास नली में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सी आकार के क्या मिल जाएंगे? छल्ले। क्या मिल जाएंगे? छल्ले। इसके अंदर सी आकार के छल्ले हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर छल्ले का काम क्या होता है? ये छल्ले इसके अंदर इसलिए बने होते हैं ताकि ये श्वास नली आपस में पिचके नहीं, इनको पिचकने से ये रोकता है, ठीक है ना? इसको पिचकने से रोकता है। अब ये छल्ले किसके बने होते हैं? ये छल्ले बने होते हैं उपास्थि के। किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? उपास्थि के, ठीक है ना? तो ये कि छल्ले। अब अगर इसके वजन की बात की जाए, फेफड़ों के वजन की बात की जाए, तो इस फेफड़े का जो वजन होता है, दाएं फेफड़े का, इसका जो वजन होता है वो होता है 23 ओस। कितना होता है? 23 ओस। और इसका जो वजन होता है, जिसका होता है 19 ओस। अब आप पूछेंगे सर ओस को आप कैसे पहचाने? तो देखिए, एक ओस जो होता है इसका मतलब होता है 28.35 ग्राम। ये आप जान रखना। एक ओस का मतलब कितना होता है ग्राम के अंदर? 28.35 ग्राम। तो इससे आप इसका दाएं फेफड़े का वजन निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो लेकिन याद रखना कि बाएं की तुलना में दाएं फेफड़ा वजन में क्या होता है? थोड़ा भारी होता है, ठीक है ना? अब फेफड़ों के अंदर आप देखना, नोट करना, यहाँ पर एक काम होता है, ये पर झिल्ली होती है, इस झिल्ली को बोलते हैं प्यूरल झिल्ली। क्या होती है? प्यूरल झिल्ली, ठीक है ना? यहाँ पर भी होती है, दोनों फेफड़े में होती है। ये कौन सी झिल्ली है? इसको कहते हैं प्यूरल झिल्ली। और प्यूरल झिल्ली के बीच में यहाँ पर एक द्रव होता है, उस द्रव को कहते हैं प्यूरल द्रव। क्या कहते हैं? प्यूरल द्रव। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? प्यूरल झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इसका काम क्या है? इस प्यूरल द्रव का काम है बाहरी आघातों से इसका करने से सुरक्षा करना। जैसे इसको वो कुप्रेस करेगा ताकि इसके अंदर वाले जो ऑर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं, वो कहीं क्षतिग्रस्त नहीं हो जाए, इसके क्या करना? सुरक्षा करना। तो सुरक्षा करने का काम कैसा होता है? प्यूरल द्रव का, ठीक है ना? तो ये प्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा श्वास जो फेफड़े होते हैं चारों से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। तो एग्जाम में कभी प्रश्न आ भी सकता है कि फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने झिल्ली को क्या कहते हैं, या फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्यूरल मेम्ब्रेन। अब आपको ये तो पता ही होगा, नीचे वाला जिसका है इसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहलाता है? डायाफ्राम। हिंदी में कहते हैं इसको तनुपट। अब इसकी भी मूवमेंट होती है। इसकी भी क्या होती है? मूवमेंट कैसे होती है वो मैं आपको आगे बढ़ा। इसकी मूवमेंट जब हम श्वास अंदर लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं, इन दोनों के अंदर इसकी मूवमेंट अलग अलग होती है। इस दोनों के अंदर इसकी मूवमेंट क्या होती है? अलग अलग। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, खास बात एक वो यहाँ पर है, पर एग्जाम में प्रश्न 2 बार आया हुआ है। नासिका गुहा से लगाकर ये श्वास नली तक, नासिका गुहा से लगाकर श्वास नली तक जो उपकला होती है वो कौन सी बताई मैंने आपको? पक्षमावी उपकला। ध्यान रखना, नासिका गुहा से लगाकर यहां से लगाकर कहां तक श्वास नली का कौन सी उपकला होती है? पक्षमावी उपकला होती है, ठीक है। और वायु कुपिका होती है, और वायु कुपिका में कौन सी उपकला होती है? ध्यान रखना इसका भी। वायु कुपिका में होती है सल्किली उपकला। अगर श्वसन तंत्र में अगर प्रश्न उठना होगा तो आपका यहीं से उठेगा। देखिए, नासिका गुहा से लेकर श्वास तंत्र में कौन सी उपकला होती है? पक्षमावी, मतलब वहाँ पर पक्षमाव के समान। अब पक्षमावी उपकला क्या होती है? जैसे मैंने आपको बोला था कि जो वायु एंटर करती है तो वायु के अंदर क्या होता है? बहुत सारे धूलकण, जम्स, पॉलन ग्रैंड, बैक्टीरिया होते हैं।
तो उन बैक्टीरिया को बाहर छोड़ने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? पक्षमाप के द्वारा होता है। तो पक्षमाप क्या होते हैं? ये पक्षमाप रोम के सदस्य संरचना होती है, नाक के अंदर या नासिका के अंदर रोम के सदस्य क्या होता है? संरचना होती है, और ये संरचना बाहर ऐसे होती रहती है। जैसे ही उसके अंदर धूल के कण होंगे तो उन धूल के कणों को बार चार्ज करके बाहर निकलती रहती है, ताकि अपने अंदर जो वायु एंटर करती है वो कैसे क्या है? एकदम प्योर करे, एकदम स्वच्छ करे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखा, कंपनी में नासिका गुहा से लगाकर श्वास नली तो जुबकला होती है, वो कौन सी होती है? पक्षमापी। जबकि वायु कुपिका में, जिसको अपन कहते हैं गैसों का आदान प्रदान, इसके अंदर होती है सल्की उपकला। अब इसके बारे में ये और भी कहा है, वायु कुपिका को श्वसन तंत्र के क्या कहते हैं? क्रियात्मक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक बात मैं आपको और बता दूँ, फेफड़ों का जो अध्ययन है, लंग्स की स्टडी विज्ञान की जिस ब्रांच में होती है, लंग्स की स्टडी साइंस के या विज्ञान के जिस ब्रांच में होती है, उसको कहते हैं प्लूमोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? फेफड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्लूमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूमोलॉजी, ठीक है। आगे के बाद अपन इसके अंदर, जैसे मैंने बताया, वायु कुपिका जो गैसों का आदान प्रदान करती है, ये किस प्रकार से करती है, किस प्रकार से अपने फेफड़ों के अंदर इस CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है, O2 की सांद्रता कम होती है, और किस प्रकार से अपने अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, वो सभी क्रिया अपन आगे की वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है।